नमस्कार। और आज की इस विश्लेषण में स्वागत है। हमारे पास अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ, उससे जुड़े कई स्रोत हैं। आज हम इन्हीं पर गहराई से बात करेंगे। जी। कोशिश ये रहेगी कि समझें भाई इन स्रोतों से क्या पता चल रहा है, असल में हुआ क्या था और फौरन क्या असर हुए, और हाँ, जांच कहां तक पहुंची है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। हाँ, ड्रीमलाइनर। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद विमान शहर के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। बहुत ही दुखद। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, और ये बहुत भयानक हादसा था। विमान में सवार सभी 241 लोगों की जान चली गई। सभी 241? हाँ, और इतना ही नहीं, जमीन पर भी कम से कम 30 से 38 लोगों की मौत हुई। इनमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स भी थे। और ये बात मतलब चौंकाने वाली है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का दुनिया भर में पहला ऐसा हादसा है जिसमें जाने गई हूँ। पहला? अच्छा। हाँ, पहला घातक हादसा। ओके। ये विमान तो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ज्यादातर कंपोजिट मटेरियल से बने होने के लिए जाना जाता है। ठीक है। फ्यूल एफिशिएंट भी है, और भारत के लिए भी ये दशकों में सबसे भीषण विमान हादसों में से एक है। और इस हादसे की एक और अविश्वसनीय सी बात है, वो एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति। हाँ, विश्वास कुमार रमेश। हाँ, 40 साल के हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक। सुनने में आया कि वो इमरजेंसी एग्जिट के पास थे और शायद विमान टकराने से ठीक पहले दरवाजे से कूद गए। कुछ फुटेज भी है शायद। हाँ, फुटेज में भी उन्हें मलबे से दूर जाते देखा गया। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल। और अब सारी नजरें जांच पर हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। दोनों? अच्छा, CVR और FDR दोनों? जी हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR दोनों बरामद हो गए हैं। FDR से विमान के सिस्टम, उसकी स्पीड, ऊंचाई, ये सब पता चलता है, और CVR से कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड होती है। तो ये दोनों मिलकर ही बता पाएंगे कि उड़ान भरने के उन चंद सेकंड्स में आखिर क्या गड़बड़ हुई थी। ये पहेली सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। तो जांचकर्ता किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं अभी? कई चीजें हैं, जैसे क्या इंजन की पावर में कोई दिक्कत थी, जो विंग्स के फ्लैप्स होते हैं वो ठीक से काम कर रहे थे, और एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं लैंडिंग गियर समय से पहले तो नहीं उठा लिया गया था। लैंडिंग गियर टेक ऑफ के दौरान? ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, वही तो। ऐसा करना टेक ऑफ के दौरान बहुत ही असामान्य है। इससे क्या फर्क पड़ सकता है, जल्दी उठा लेने से? देखिए, टेक ऑफ के टाइम विमान को ऊपर उठने के लिए पूरी लिफ्ट चाहिए होती है, और ड्रैग हवा का खिंचाव कम से कम। अच्छा। लैंडिंग गियर जब बाहर होता है तो हवा में काफी रुकावट पैदा करता है, जिससे ड्रैग बढ़ जाता है और विमान की चढ़ने की रफ्तार पर असर पड़ता है। अगर इसे बहुत जल्दी अंदर खींच लिया जाए या कोई खराबी हो तो ये विमान के परफॉर्मेंस को, खासकर उड़ान के उस नाजुक शुरुआती फेज में, बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। समझ गया। अच्छा, इस बीच जो रेगुलेटर है DGCA, नागरिक विमानन महानिदेशालय, उन्होंने क्या किया? सुना है बाकी ड्रीमलाइनर्स की जांच हुई? जी हाँ, DGCA ने एक्शन लिया। भारत में जितने भी 33 ड्रीमलाइनर हैं, उन सबका इंस्पेक्शन किया। उनका कहना है कि कोई बड़ी डिजाइन की खामी नहीं मिली है। लेकिन सूत्रों में ये बात जरूर है कि रखरखाव में देरी और पुर्जों की कमी हो सकती है। ये चीजें भी अब जांच के दायरे में हैं। पायलट्स और डिस्पैचर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं। और एयर इंडिया ने भी एहतियात के तौर पर अपने बाकी 787 विमानों को जमीनी जांच के लिए रोक दिया है। कई उड़ानें भी रद्द हुई हैं। ये बात दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ तो कोई बड़ी डिजाइन की खामी नहीं मिली जैसा DGCA कह रहा है, हाँ। पर दूसरी तरफ ये रखरखाव और पुर्जों की कमी का जिक्र, ये जांच को सिर्फ तकनीकी खराबी से हटाकर कहीं ना कहीं ऑपरेशनल दबावों और लॉजिस्टिक्स की तरफ भी ले जाता है ना। बिल्कुल। क्या एयरलाइन पर कोई दबाव था, पुर्जों की सप्लाई चेन में दिक्कतें थी, ये सब सवाल अब उठेंगे। सही कहा। और इस पूरी जांच की जिम्मेदारी भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB के पास है। AAIB? हाँ, और वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की NTSB, UK के अधिकारी और साथ में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली GE के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। तो ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच बन गई है। बिल्कुल। ऐसी जांचें जटिल होती हैं पर जरूरी भी। उम्मीद है कि जो शुरुआती रिपोर्ट है वो अगले 3 महीनों में आ जाएगी।
और जब तक ये जांच चल रही है, पीड़ितों के परिवार, उनके लिए क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही मुश्किल वक्त होगा उनके लिए। जी, बहुत ज्यादा। जानकारी यही है कि पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएनए से पहचान? हाँ, और जो अवशेष है उन्हें सम्मानजनक तरीके से परिवारों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें मणिपुर राज्य सरकार भी मदद कर रही है, शायद कुछ पीड़ित वहां से थे। ये बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है और इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर हम सार देखें, स्थिति ये है कि एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। जांच कई एंगल से चल रही है, तकनीकी पहलू, प्रक्रियाएं और शायद ऑपरेशनल मुद्दे भी। सही। और इसके जो नतीजे होंगे वो एयर इंडिया और 787 ड्रीम लाइनर दोनों के लिए काफी अहम होंगे। बिल्कुल। तारीखें एक बार फिर याद दिला दूं। हादसा 12 जून, पहला ब्लैक बॉक्स मिला 13 जून को, दूसरा 16 जून को, और शुरुआती रिपोर्ट सितंबर 2025 के आसपास। तो जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछे। देखिए, रिपोर्टों में तकनीकी खराबियों की बात तो है ही जी, लेकिन साथ में रखरखाव में देरी, पुर्जों की कमी, जी, इन चीजों का भी जिक्र है। तो ये हादसा विमानन सुरक्षा में टेक्नोलॉजी, इंसान के फैसलों या शायद चूक और जो पूरी लॉजिस्टिक्स की चेन है, इनके बीच जो एक जटिल सा रिश्ता है, उसके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये आपने बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है। बहुत अहम सवाल है ये, और शायद इसी के जवाब में भविष्य की सुरक्षा के लिए बड़े सबक छिपे होंगे। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।